नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। मैं हनुमान राम, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। साथियों, आगाज इंस्टीट्यूट के द्वारा भूगोल मार्गदर्शिका जो सीरीज़ प्रारंभ की गई है, इस मार्गदर्शिका सीरीज़ में आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं ओशिनोग्राफी की है, और दूसरी आज हम क्लाइमेटोलॉजी के संबंधित आरपीएससी ने अभी तक 4 प्रश्न पत्र जो 2013, 2015, 2018 और 2022 में आयोजित किए थे, उसमें कौन कौन से टॉपिक जलवायु विज्ञान से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसका हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो, 2013 के प्रश्न पत्र में आरपीएससी ने जलवायु विज्ञान सेक्शन से 11 क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि 2015 में आज दिन तक के सर्वाधिक 18 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे हैं। 2018 के अंदर 13 क्वेश्चन और 2022 में इस सेक्शन से 8 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। टॉपिक वाइज यदि अपन बात करें तो वायुमंडल की संगठन और संरचना से संबंधित अभी तक 9 क्वेश्चन पूछे हैं। सूर्य ताप, ऊष्मा बजट तथा तापमान प्रतिलोमता, इससे कुल 13 क्वेश्चन पूछे हैं। वायुदाब और पवन संचरण से अभी तक 16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वर्षण और आर्द्रता से संबंधित 4 क्वेश्चन हैं, और विश्व जलवायु प्रदेशों में कोपेन तथा थॉर्नवेट का है, उससे संबंधित 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखो, वैसे तो सभी टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मेरिट हैं वो एक एक नंबर, एक एक पॉइंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमें इस टॉपिक के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए हमारे को एनालिसिस भी ज़रूरी होता है। तो आज हम देखते हैं कि जो पहला टॉपिक है हमारा वायुमंडल के संगठन और संरचना से संबंधित, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। तो वायुमंडल की इन गैसों का क्या प्रतिशत है। तो देखो कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, 78.08% है। ऑक्सीजन है 20.95% है। ऑर्गन है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। नियॉन, हीलियम और ओजोन, हाइड्रोजन ये अल्प मात्रा में हो जाती है। तो हमें शुरुआती जो 4 गैसें हैं उसके बारे में प्रतिशत है, कितनी कितनी परसेंट है, उसकी याद होना आवश्यक है। तो हमें पूछा है कि नाइट्रोजन कितनी है, 78.08%, जिसको हम 78 भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है 20.95%, और तीसरी पूछी है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.036% है, यही पूछा है। तो इसमें देखो इन्होंने क्रमशः पूछा है, तो थोड़ा सा अपन को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है तो सबसे पहले ये कर ले, नहीं, इन्होंने क्रम से पूछा है। सबसे ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन है 21%, फिर नाइट्रोजन पूछा है 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। इन गैसों के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो स्थिर है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी मात्रा परिवर्तनशील है। आगे अपन देखेंगे स्थायी और परिवर्तनशील गैसें कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है। अभी हमने देखा था, यही क्वेश्चन है 13 में वो पूछा था, ये 15 में पूछ लिया कि कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.036% है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस है। इस जो गैस की मात्रा है जो धरातल के समीप अधिक है, ऊंचाई की ओर जाने पर ये भारी गैस है, तो ऊंचाई की ओर जाने पर इसकी मात्रा कम हो जाती है। 120 किलोमीटर के बाद ये बहुत नगण्य हो जाती है। इस की मात्रा में जो परिवर्तन जो हो रहा है, परिवर्तन का जो मुख्य कारण है ईंधनों की वजह से और औद्योगिक कारखानों की वजह से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी वजह से इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, और इसकी वृद्धि से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहे हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं उससे जलवायु
परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है। तो स्थिरता और अस्थिरता गैसों को दो भागों में बांट सकते हैं। स्थिर गैस का मतलब है कि वायुमंडल की जो निचली परतों के अंदर इसका गैसों का आयतन है वो स्थिर है, या और अस्थिर में निचली वायुमंडल की परतों के अंदर गैसों का जो आयतन है वो परिवर्तनशील होता है। तो स्थिर और अस्थिर के आधार पर यदि वर्गीकृत करें तो स्थिर गैसों के अंदर हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में अलग अलग एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्थिर गैसों में याद रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो तीनों गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये जो तीनों जो गैसें सर्वाधिक मात्रा में हैं, ये तीनों ही गैसें वायुमंडल की जो निचली परतों के अंदर लगभग 80 किलोमीटर तक इसका आयतन होता है वो स्थिर रहता है। और परिवर्तनशील गैसों की अपन बात करें, परिवर्तनशील गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल वाष्प, ओजोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी की सभी गैसें परिवर्तनशील गैसें हैं। तो स्थिर नहीं है, तो अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो स्थिर नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वायुमंडल का पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह का जो औसत जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए यह एक पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरणों के लिए ये अपारदर्शी होती है, और इससे कि वायुमंडल का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो पृथ्वी का जो तापमान है वो अत्यधिक वृद्धि हो जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्व प्रमुख लगभग 76% ग्रीन हाउस उस गैसों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑर्गन गैस, ऑर्गन गैस स्थिर गैस है, लेकिन ये कैसी है? अक्रिय। आगे अपन देखें, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सक्रिय और अक्रिय गैसें कौन सी हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाली जो गैसें होती है उसको सक्रिय गैस, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं उसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो ऑर्गन जो गैस है वो एक अक्रिय गैस है, लेकिन ये कैसी है? स्थिर गैस भी है। और इस ऑर्गन का उपयोग क्या है? विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैसों की बात करें तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सभी जो गैसें हैं वो क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, बी, सी और डी। तो सभी इसमें अक्रिय गैसें हैं। और अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस हैं वो ऑर्गन गैस है, और ऑर्गन गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। और ये गैसें अस्थिर भी गैसें हैं। अगला, वायु में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा, जल वाष्प की अधिकतम मात्रा कितने परसेंटेज होती है? तो जल वाष्प की अधिकतम जो मात्रा होती है वो 4 से 5% होती है। तो इसमें 5 दिया हुआ है। जल वाष्प की अधिकतम मात्रा 4 से 5% है, और न्यूनतम मात्रा 0.01%, बहुत अनुचित मात्रा में भी होती है। अब इन मात्राओं को यदि जल वाष्प के वितरण को हम दो भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। एक जल वाष्प का क्षैतिज वितरण और दूसरा जल वाष्प का लंबवत वितरण। लंबवत वितरण, पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। तो जल वाष्प की मात्रा कम कितनी होती जाती है? पृथ्वी के धरातल से यदि हम 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो जल वाष्प है, जल वाष्प की मात्रा 50% रह जाती है, और 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर जल वाष्प की जो मात्रा है वो 90%
कम हो जाती हैं, क्योंकि एरोसोल्स हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी की सतह के पास पाए जाते हैं। ऊंचाई की ओर जाने पर एरोसोल्स की मात्रा भी कम होती जाती है। क्षैतिज वितरण की अपन बात करें, क्षैतिज वितरण के दृष्टिकोण से, ये हमको क्षैतिज वितरण के दृष्टिकोण से पूछा है। क्षैतिज वितरण की दृष्टिकोण से भी जल वाष्प के में भिन्नता पाई जाती है। भूमध्य रेखा के पास में जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक 4 से 5% पाई जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। तो इधर जाने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। जल वाष्प भी एक परिवर्तनशील गैस है, और वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर प्रभावित जो करने वाला जो कारक है उसमें भी जल वाष्प सर्वाधिक प्रभावित करता है। विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से ध्रुव की ओर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कितना -45 होता है, इसके अंदर ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस हमें -45 डिग्री सेल्सियस होगा। एक बार देखते हैं कि वायुमंडल की जो परतें हैं, वायुमंडल की परतों को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं तापमान के भिन्नता के आधार पर। तो कौन कौन सी परतें हैं? सबसे पहली जो परत है वो है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है पृथ्वी के जो धरातल से 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर पाई जाती है। इससे ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल की जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है। 50 समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल का विस्तार है, और 80 किलोमीटर से लगा करके 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार है, और 640 से ऊपर आयतन मंडल का विस्तार पाया जाता है। इस आधार पर 5 प्रकार के तापमान की भिन्नता के आधार पर 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। इसमें क्षोभ मंडल के अंदर अपना क्वेश्चन यही है कि क्षोभ मंडल के अंदर ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में गिरावट होती है। तापमान में जो गिरावट होती है वो कितनी होती है? तापमान में जो गिरावट होती है उस गिरावट को हम कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। तो सामान्य ताप ह्रास दर कितनी होती है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाने पर जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर जो तापमान है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग टाइप में क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, 1000 फीट की ऊंचाई पे जाने पर तापमान है 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका तापमान कम हो जाता है। तो जो ऊंचाई को जाना तापमान कम होता है, और चूंकि अभी मैंने बताया कि विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा की जो ऊंचाई है वो लगभग 18 किलोमीटर, और जबकि ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर होती है। इसलिए विषुवत रेखा के ऊपर जो तापमान है, विषुवत रेखा के ऊपर जो तापमान होगा वो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और ध्रुवों की ओर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयन मंडल की किस परत में रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं? तो पहले देखते हैं कि जो आयन मंडल है, आयन मंडल का जो विस्तार है वह 80 किलोमीटर से लगा करके 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार है। आयन मंडल के अंदर पृथ्वी से रेडियो जो तरंगों को छोड़ी जाती है उन रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ये जो परावर्तन होता है वो परावर्तन के आधार पर ही हम
आयन मंडल को पुनः 4 परतों के अंदर विभक्त किया हुआ है, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत के अंदर, जिसमें डी परत का जो विस्तार है वो 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक, ई परत का जो विस्तार है 99 से 130 किलोमीटर, एफ परत का विस्तार 131 से 380 किलोमीटर और जी परत है 380 से 640 किलोमीटर। इन जो परतों का जो वर्गीकरण किया हुआ है वो मुख्य रूप से रेडियो तरंगों की किस तरंग दैर्ध्य की जो तरंग है उसका परावर्तन किया जाता है उस आधार पर किया हुआ है। तो जो डी परत है, डी परत के द्वारा रेडियो तरंगों की दीर्घ तरंग दैर्ध्य, जिसको हम कह सकते हैं कि दीर्घ तरंगों का परावर्तन किया जाता है। ई परत के द्वारा मध्यम तरंग का परावर्तन किया जाता है और एफ परत के द्वारा लघु तरंग का परावर्तन कर दिया जाता है। तो अपन क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि आयन मंडल की किस परत के अंदर लघु तरंग का परावर्तन किया जाता है, तो एफ परत के अंदर परावर्तन कर दिया जाता है। इन जो ये परतें हैं, ये जो परतें दिन और रात में डी परत और जो ई परत हैं ये केवल और केवल इनका दिन में ही अस्तित्व होता है, रात में यह परतें नहीं होती हैं। और एफ परत और जी परत दिन और रात दोनों समय यह अस्तित्व में रहती है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा लघु तरंग है वो एफ परत के द्वारा होगी। एक बात इसमें और याद रखना कि जो एफ परत होती है इसकी खोज की गई थी, वो की गई थी एप्लीटन के द्वारा, लीटन के द्वारा की गई थी। तो एप्लीटन के द्वारा की गई थी, इसलिए इस परत को अपलीटन परत भी कहा जाता है। ई परत की खोज केनली हेविसाइड के द्वारा की गई थी, इसलिए इस परत को केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। जी परत के बारे में अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है और डी परत अभी अपन देखा कि इससे दीर्घ तरंग परावर्तन होता है, इसमें मध्यम और इसके अंदर लघु तरंग का परावर्तन हो जाता है। आयन मंडल के अंदर ही अरोरा की जो घटना घटित होती है, ये भी याद रखना कि अरोरा की घटना किस परत में होती है, वो भी आयन मंडल के अंदर ही होती है। डिटेल से जब हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अपन केवल और केवल क्वेश्चंस के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। आगाज इंस्टीट्यूट के द्वारा, आगाज इंस्टीट्यूट का ऐप है, इस ऐप पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर भूगोल और हिंदी, इन तीनों की टेस्ट सीरीज चल रही है और सेकंड पेपर की सामाजिक और प्रथम प्रश्न पत्र हैं, इन दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो यदि आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। और फर्स्ट ग्रेड की हिंदी और भूगोल की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी बाड़मेर, बालोतरा और सूरतगढ़ में चल रही हैं। तो आप में से 19 तारीख आज ही पहला टेस्ट हुआ है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने साथियों को बता सकते हो। अगला टेस्ट 26 तारीख को है। इसमें टॉपिक वाइज फर्स्ट ग्रेड के अंदर भूगोल की बात करूं तो इसमें 12 पेपर होंगे और हिंदी में भी 12 पेपर हैं। और इन पेपरों में हमने पहले यूनिट वाइज और उसके बाद में 10 यूनिट वाइज पेपर हैं भूगोल के और 2 फुल लेंथ पेपर होंगे। और टेस्ट सीरीज जो 1.0 है वो भी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें भूगोल के 24 प्रश्न पत्र हुए थे, जिसमें उनकी व्याख्या सहित आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 वृहद मंडलों में विभाजित किया जाता है, वो कौन कौन से हैं। तो अभी अपन देखा तापमान के आधार पर वायुमंडल की परतों को हमने 5 भागों में बांटा था। मिशेल निकोलट नामक विद्वान ने, मिशेल निकोलट नामक विद्वान के द्वारा 1962 के अंदर रासायनिक संरचना के आधार पर
वायुमंडल की परतों को दो भागों में विभक्त किया था, जिसको सममंडल और हम विषम मंडल में बांट सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन यही है कि रासायनिक संरचना कौन सी है, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल का जो विस्तार है वह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक और विषम मंडल का विस्तार है 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। सममंडल के अंदर तापमान के आधार पर जो परतों का विभाजन कर रखा है वो तीन जो परतें हैं नीचे वाली, कौन कौन सी, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों को हम समताप मंडल में शामिल करते हैं। और विषम मंडल के अंदर आयन मंडल और जो आयतन मंडल है, इन दोनों परतों को शामिल किया जाता है। इसमें सम और विषम का हमारा तात्पर्य यही है कि सम मंडल में जो गैसों का जो अनुपात है और आयतन है वो समान रहता है। विषम मंडल में अलग अलग परतों में अलग अलग गैसों का घनत्व पाया जाता है और इस वजह से अलग अलग गैसों के सांद्रण की वजह से इसको विषम नाम दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें सम मंडल और विषम मंडल। याद रखना है, ये मिशेल निकोलट के द्वारा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार नेट में ये भी पूछा होता ये किसके द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण है, मिशेल निकोलट के द्वारा दिया गया था। और तापमान के आधार पर जो हम 5 परतों के बारे में पढ़ते हैं उसका जो वर्गीकरण जो किया हुआ है वो पैटरसन महोदय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, सम मंडल में शामिल हैं। तो अभी हमने देखा कि सम मंडल के अंदर जो तीनों जो परतें हैं कौन कौन सी, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तीनों ही शामिल है। बहिर्मंडल है वो शामिल नहीं है। तो ए, बी और सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनका विस्तार पाया जाता है। यदि हम बात करें कि सम मंडल में पूछ लिया कि ये है, तो विषम मंडल को भी वापस 4 परतों में बांटा गया है, ये भी याद रखना है। विषम मंडल को 4 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले 90 किलोमीटर से लगा करके 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, 200 से 1100 किलोमीटर, 1100 से 3500 किलोमीटर और 3500 से 10,000 किलोमीटर। इसमें आणविक अवस्था के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसको आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत, सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जा रही है इसमें। फिर इसमें आणविक हीलियम परत और इसमें आणविक हाइड्रोजन परत। ये चारों का जो क्रम है विशेष रूप से हमें याद होना चाहिए कि सबसे ऊपरी कौन सी है, हाइड्रोजन, और सबसे निचली कौन सी है, नाइट्रोजन। याद रखना है चारों का जो क्रम भी। इस प्रकार से इस टॉपिक से कुल हमको 9 क्वेश्चन देखे थे। इन क्वेश्चनों में हमने हाइट वाइज टॉपिक को तैयार किया था कि सबसे पहले गैसें कितनी होती हैं, फिर उन्होंने स्थिर और अस्थिरता के आधार पर गैसें, अक्रिय और सक्रिय गैसें, फिर तापमान के आधार पर रासायनिक जो परतों का वर्गीकरण, और फिर अपने रासायनिक आधार पर परतों का वर्गीकरण है, इसको अपने देखा था। तो अगला जो टॉपिक है हमारा सूर्यताप और ऊष्मा बजट है। इससे संबंधित और तापमान विलोमता से संबंधित 11 जो क्वेश्चन हैं वो पूछे हुए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, जितनी अधिक पिंड गर्म होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। यह किससे संबंधित है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी से सीधा एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें सबसे पीछे एक बॉक्स बना के ये लिखा हुआ है। तो
एनसीईआरटी ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स बना के दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो पेपर हैं उस पेपर को आप एक बार एनसीईआरटी को लेकर के सभी लाइनों को ढंग से क्वेश्चनों को देखो, लगभग सभी क्वेश्चन हैं वो आपसे नए एनसीईआरटी से हल हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी को ज़रूरत है तसल्ली से, आराम से और गहनता से पढ़ने की। यदि हम गहनता से एक बार एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया तो हमारे जो समझ कर पढ़ लिया तो हमारे क्वेश्चन है वो वापस बहुत कम है वो गलत होंगे, क्योंकि यदि कोई फैक्ट बाहर से आ भी गया तो हमारे सामने ऑप्शन ही होते हैं, तो हम इसको आराम से सही कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये किससे संबंधित रूल्स हैं, ये प्लांक का नियम है, प्लांक का जो नियम है उससे संबंधित है। तो प्लांक का नियम क्या है? प्लांक का जो नियम है, सबसे पहले एक याद रखना कि प्लांक का जो नियम है वेन के विस्थापन नियम का ये एक विस्तारित रूप है। तो वेन का नियम क्या है देख लेते हैं। वेन का विस्थापन जो नियम है इसी का ही विस्तारित रूप है प्लांक का। तो पहले वेन का नियम क्या है? वेन ने ये कहा है कि यदि किसी भी सतह के द्वारा जिस सतह से विकिरण का उत्सर्जन किया जाता है उस सतह का यदि तापमान अधिक होगा तो उसे कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण उत्सर्जित होगी। यदि विकिरण उत्सर्जित करने वाली सतह का तापमान कम है तो उससे अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली ही विकिरण का उत्सर्जन होगा। क्या मतलब क्या कहा कि यदि उत्सर्जित करने वाली जो सतह है उस सतह का तापमान, यदि उस सतह का तापमान यदि अधिक है तो उससे उत्सर्जित होने वाली तरंग का तरंग दैर्ध्य होगा वो कम होगा। तो ये जो फॉर्मूला है तापमान और तरंग दैर्ध्य के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सूर्य का तापमान अधिक होता है, इसलिए जो सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण होती हैं वो लघु तरंगों के रूप में होती हैं, जबकि पार्थिव विकिरण है वो दीर्घ तरंग वाली होती है, क्योंकि पार्थिव का औसत तापमान मात्र 15 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ये हमें याद रखना, तापमान और तरंग दैर्ध्य में विपरीत संबंध है। जो वेन का जो नियम था इसका विस्तारित करते हुए प्लांक ने ये नियम बताया था। इसमें यहाँ तक तो इतनी ही बात की है। प्लांक ने सिर्फ ये एक बात जोड़ी थी, कहा कि यदि उत्सर्जित करने वाली जो वस्तु का तापमान यदि अधिक होगा तो उससे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी और उससे कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा के साथ में ही इसको ऐड किया गया है। तो प्लांक का नियम और वेन का नियम है, दोनों हमें याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम कब होगी? तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में ये क्वेश्चन है, और लगभग जहाँ पर सूर्य ताप टॉपिक है वहाँ हर बार सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं, पहले अब यदि अपन कारकों की बात करें तो ये 5-6 जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो हमें हमेशा याद होने चाहिए। फिर अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पहला जो कारक होता है जो प्रभावित करता है सूर्यताप को वो है पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा पृथ्वी की, हम ये कह सकते हैं पृथ्वी का परिक्रमण भी कह सकते हैं, और ऐसे भी सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं दिन की जो अवधि है वो सूर्यताप को प्रभावित करती है। ये दिन की अवधि अधिक होगी तो अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा, दिन की अवधि कम होगी तो कम सूर्यताप प्राप्त होगा। तीसरा, सूर्य की किरणों का नति कोण, या सूर्य की जो किरण है पृथ्वी की सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। यदि सूर्य की जो किरणें होगी वह पृथ्वी की जो सतह के साथ यदि लंबवत कोण बनाती है, यहाँ सूर्य है पृथ्वी के एकदम लंबवत होगा, तो लंबवत होने की वजह से क्या हो जाएगा, लंबवत होगा तो उससे अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा। यदि सूर्य की किरणें तिरछी प्राप्त होगी तो उसे कम सूर्यताप प्राप्त होगा। क्योंकि यदि सूर्य की किरणें लंबवत होगी तो देखो यहाँ मैंने बता रखा है कि यानी यदि सूर्य की किरणें लंबवत यदि होती हैं, यदि सूर्य की जो किरणें लंबवत होगी तो उससे क्या होगा, लंबवत होने से
इकाई जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल पर, कम क्षेत्रफल पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा एक। यदि सूर्य की किरणें तिरछी होगी तो वह अधिक क्षेत्रफल पर पड़ेगी। दूसरा, यदि सूर्य की किरणें यदि लंबवत होगी तो उसको वायुमंडल के कम परतों को पार करके आना पड़ेगा, और तो उसका वायुमंडल की परतों के द्वारा किए जाने वाला जो अवशोषण है, परावर्तन है, प्रकीर्णन है, वो कम होगा। यदि सूर्य की किरणें यदि तिरछी होगी तो उसका अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन है वो अधिक हो जाएगा। इसलिए हमें याद रखना कि यदि सूर्य की किरणों का जो नति कोण है वो अधिक होगा तो अधिक सूर्यताप, सूर्य की किरणों का नति कोण कम है तो कम सूर्यताप प्राप्त होगा। ये भी हमें याद रखना है। अगला जो प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण जो यदि कारक है, स्थल एवं स्थल, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, स्थल विन्यास। प्राप्त होने वाली सतह सागरीय है या फिर स्थलीय सतह है। अगला, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी कितनी है, ये भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि दूरी की बात करें तो देखो ये किस इससे संबंधित है। पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की जो दूरी होती है वो औसत दूरी होती है 14.95 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है, कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है। यदि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो न्यूनतम हो जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर की स्थिति, पेरिहीलियन की स्थिति। यह जो स्थिति होती है इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो घट करके कितनी रह जाती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है तो इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर की स्थिति, एपीहीलियन की स्थिति। इस समय पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। अब देखो, अभी मैंने बताया कि यदि सूर्य को अधिक दूर होगा तो उससे वायुमंडल का द्वारा अवशोषण भी अधिक होगा। वायुमंडल द्वारा इन सूर्यताप का यदि अवशोषण विकिरणों का अधिक होगा तो कम सूर्यताप प्राप्त होगा। तो अपसौर की स्थिति के समय सूर्यताप प्राप्त होता है वो 7% कम सूर्यताप प्राप्त होगा। और उपसौर होगा यदि नज़दीक होगा, तो पृथ्वी से सूर्य यदि नज़दीक होगा तो 7% अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा। तो अब इसने पूछा है कि अपसौर उपसौर की स्थिति कब होती है। तो उपसौर की जो स्थिति होती है ये होती है 3 जनवरी को, और अपसौर की जो स्थिति होती है वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। अब 3 जनवरी के दिन क्या होता है, 3 जनवरी में उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होती है और उस समय अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा। तो शीत ऋतु की जो तीव्र शीत ऋतु है उसकी तीव्रता कम होगी, तो ये फायदेमंद है। 4 जुलाई के समय उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु है और सूर्यताप 7% कम प्राप्त होगा, तो इसलिए जो ग्रीष्म की जो तीव्रता भी है वो भी कम होगी। तो उत्तरी गोलार्ध के लिए ये दोनों ही स्थितियां हैं वो सकारात्मक होगी। एक और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि अपसौर जो उपसौर की जो स्थिति है, इस स्थिति को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस अपसौर और इस काल्पनिक रेखा को हम एपी साइड रेखा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिलियन के अंदर भी आप याद रखो तो भी याद रख सकते हैं कि भाई उपसौर के समय 91.5 मिलियन मील होती है और अपसौर के समय 94.5 मिलियन दूरी होती है और औसतन रूप से होती है 93 मिलियन मील दूरी। ये भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्यताप को प्रभावित करने वाले ये महत्वपूर्ण कारक हैं। इन सभी कारकों के बारे में आप जरूर से याद रखें। तो ये अभी अपन यही पूछा था, अन्य कारक समाधान पृथ्वी द्वारा सूर्यताप की अधिकतम जो प्राप्ति होगी,
अधिकतम प्राप्ति अपन देखा कि कब होगी, उपसौर के समय। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है। धरातल को गर्म करने वाले सार्थक कारक कौन से हैं, कि धरातल किन कारकों की वजह से गर्म होता है, ये हमें देखना है। कि धरातल को गर्म करने वाले कारकों की बात करें तो धरातल मुख्य रूप से सौर विकिरण, लघु तरंग दैर्ध्य वाली जो सौर विकिरण है, और प्रतिविकिरण मतलब पार्थिव विकिरण जो दीर्घ तरंगों वाले जो पार्थिव विकिरण है, इनकी वजह से गर्म होता है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो भूगर्भीय ताप यह करने वाला प्रमुख कारक नहीं है, बहुत कम इसका प्रभाव होता है। और प्रचलित जो पवन है, प्रचलित पवनों के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है, यानी इसको गर्म करने के अंदर इसकी कोई सार्थक भूमिका नहीं होती है। तो ए और बी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रमुख रूप से वायुमंडल का जो तापन होता है। अब देखो, पहले क्वेश्चन पूछा था धरातल को गर्म करने में सार्थक कारक कौन से हैं, और अब इन्होंने पूछ लिया वापस कि वायुमंडल के तापन के अंदर मुख्य रूप से कारक कौन सा होता है। तो वायुमंडल जो होता है वो मुख्य रूप से दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरणों के द्वारा गर्म होता है, क्योंकि वायुमंडल है सूर्य से आने वाले लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए यह पारदर्शी होता है, तथा पार्थिव विकिरणों के लिए यह अपारदर्शी थोड़ा, क्योंकि वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, गैसें हो गई, जलवाष्प हो गई, यह पार्थिव विकिरणों का क्या कहते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो वायुमंडल का जो तापन होता है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली पार्थिव विकिरणों के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन, वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं। तो ऊष्मा का स्थानांतरण कई विधियों के द्वारा होता है। तो हमें इस विधियों के बारे में बताना है कि ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्य विधियों में बताऊं कि क्षैतिज संचरण के कारण होने वाला, इसको हम कहेंगे अभिवहन। ठीक है, यदि वायु का लंबवत संचरण होगा तो इसको हम कहते हैं संवहन। संवहन की वजह से ये तापमान है, संवहन की वजह से ही यही धरातल है वो कि जो निचली वाली जो वायुमंडल की जो परतें हैं, सौर मंडल तक ये तापमान ऊंचाई तक चल जाता है, और इस वजह से क्या हो जाते हैं, ये गर्म हो जाता है। तो सौर मंडल तक वायुमंडल को गर्म करने के अंदर संवहन का के द्वारा होता है। तो हमें याद रखना कि संवहन कैसा है, क्षैतिज संचरण है, जबकि अभिवहन कैसा है, संवहन कैसा है, लंबवत वितरण के रूप में होगा, और अभिवहन कैसे होगा, क्षैतिज वितरण होगा। और अभिवहन की वजह से मध्य जो अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर ठंडी और गर्म वायु राशियाँ हैं उसका ठंडी और गर्म वायु राशियों उसका अभिसरण होता है, और इसी वजह से वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वगैरह बनते हैं। अभिवहन का यदि अपन नॉर्मल एक उदाहरण में बताना था, जैसे लू है, तो ये भी किसका उदाहरण है, अभिवहन का, क्योंकि लूह में भी वायु का क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। चालन के माध्यम से, कंडक्शन की जो विधि है, चालन के माध्यम से वायुमंडल की जो निचली जो परतें हैं वो गर्म हो रही हैं। तो निचली परतों याद रखना है कि पूछते साल वायुमंडल की जो निचली परतें हैं उसको गर्म करने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, चालन विधि सबसे महत्वपूर्ण। चालन विधि के अंदर क्या होता है, जब दो असमान पिंड वाले, असमान तापमान वाले जो पिंड हैं वो यदि संपर्क में होंगे तो संपर्क होने से अधिक ऊष्मा वाले पिंड से कम ऊष्मा वाले पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। यह तब तक होता है जब तक कि दोनों एक समान तापमान नहीं हो जाता है। इसलिए सबसे पहले निचली वाली जो परतें होती हैं वो गर्म होती हैं, उसके बाद में ऊपर की ओर जाने पर उपली परतें हैं वो गर्म होती हैं। किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है। तो परावर्तन की जो मात्रा होती है, परावर्तन को हम क्या कहते हैं, याद रखना है कि धवलता कहा जाता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जो सतह है उस सतह को सूर्य ताप की, सूर्य विकिरण जो प्राप्त हो रही है
उसकी मात्रा जो परावर्तित हो जाती है, ये जो इसे लौट करके परावर्तन हो जाता है, उस परावर्तन की जो मात्रा होती है, इस परावर्तन की मात्रा को हम एल्बिडो अल्बिडो कहो, इसी को ही कहते हैं धवलता, और इसी का अन्य नाम है काशानुपात, भी नाम दिया हुआ है। परावर्तन होता है तो इसलिए इसका नाम परावर्तन गुणांक भी इसको कहते हैं, या इसको प्रत्यावर्तिता भी कहा जाता है। ये सभी नाम हैं वो हमें याद रखने हैं। इंग्लिश में इन सबको एल्बिडो ही कहते हैं। नॉर्मल एल्बिडो शब्द ज़्यादा प्रचलित में है। तो एल्बिडो की जो अगला जो क्वेश्चन ही है, एल्बिडो से क्या तात्पर्य है? एल्बिडो क्या है? तो धरातल से सौर विकिरण, किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण की परावर्तिता की मात्रा, परावर्तन की जो मात्रा होती है, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। और इस जो एल्बिडो का औसत, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह का औसत एल्बिडो है वो होता है 35%। यदि सूर्य से 100 इकाई विकिरण का यदि उत्सर्जन हुआ है तो 35% जो विकिरण है, उस 35% विकिरण का परावर्तन कर दिया जाता है। तो ये जो 35% जो परावर्तन किया जाता है, ये जो परावर्तन है वो 3 कारकों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। एक बादलों के द्वारा जो 27 इकाई का किया जाता है, पृथ्वी के हिम सतहों के द्वारा 2%, और प्रकीर्णन के द्वारा 6% परावर्तन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से एल्बिडो की जो मात्रा होती है औसत 35% होती है। उसके बाद में 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, और 51% पृथ्वी के धरातल को प्राप्त हो जाती है। तो पूछते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना होता है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51% होता है। 34% है प्रत्यक्ष, तो 17% है वो विसरित दिवा प्रकाश के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये पूरा जो है डिटेल से जब टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब यदि एल्बिडो के बारे में यदि बात करें तो एल्बिडो, सर्वाधिक जो एल्बिडो होता है वो होता है बर्फ़ की ताज़ी बर्फ़, बर्फ़ के अंदर भी ताज़ी बर्फ़ का एल्बिडो होता है वो 80 से 90% होता है। अर्थात 80 से 90% जो विकिरण होता है उसका परावर्तन ताज़ी बर्फ़ के द्वारा कर दिया जाता है। जैसे जैसे बर्फ़ पुरानी होगी तो उसके अंदर अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती जाएगी और परावर्तन की मात्रा घटती जाएगी। और मैं यदि न्यूनतम परावर्तन, क्योंकि सवाल पूछे हुए कई बार एग्जाम में कि सर्वाधिक किसके हैं, ताज़ी गिरी हुई बर्फ़ की है, और न्यूनतम जो एल्बिडो है, न्यूनतम एल्बिडो पाई जाती है जुते हुए जो खेत हैं, काली मिट्टी होगी, काली मिट्टी के जुते हुए उसका एल्बिडो लगभग इससे 5 से 8% ये होता है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग सतह का एल्बिडो भी अलग अलग होता है। तो एल्बिडो को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि एल्बिडो को मुख्य रूप से 2 कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। एल्बिडो को यदि मैं बात करूं कि प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों को 2 कारक हैं। एक कारक है सतह की प्रकृति। सतह कैसी है? सतह की प्रकृति का हमारा तात्पर्य है कि यदि सतह खुरदरी होगी तो उसके द्वारा परावर्तन कम किया जाएगा, यदि समतल सतह होगी तो उसके द्वारा परावर्तन अधिक किया जाएगा। यदि जो सतह है उसका जो रंग है वो सफ़ेद है तो उसके द्वारा अधिक परावर्तन किया जाएगा, यदि उसका रंग गहरा है तो उसके द्वारा परावर्तन है वो कम किया जाएगा। तो सतह की प्रकृति के ऊपर भी मुख्य रूप से फर्क पड़ता है। दूसरा जो कारक जो प्रभावित करता है वो करता है आपतन जो कोण है। आपतन कोण से हमारा तात्पर्य है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं यदि किसी भी सतह के ऊपर लंबवत पड़ती हैं, आपतन कोण यदि लंबवत पड़ती है इसका मतलब है आपतन कोण यदि अधिक होगा
यदि आपतन कोण का मान यदि अधिक होगा तो इससे परावर्तन होगा वो कम होगा, और यदि आपतन कोण कम होगा अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वो यदि तिरछी पड़ती हैं किसी क्षेत्रफल पर तो उससे परावर्तन की मात्रा वो अधिक होती है। एल्बिडो क्या हो जाएगा, अधिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, तो हमें आपको नोट कर लेनी है। इसी वजह से देखो विषुवत रेखीय क्षेत्रों के ऊपर जो आपतन कोण होता है वो अधिक होता है, इस वजह से वहाँ परावर्तन है वो कम होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर आपतन जो कोण होता है वो कम होता है, इसलिए वहाँ पर परावर्तन होगा अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता तो हम ताप का अनुभव करते अधिक। यदि पृथ्वी पर ऊष्मा का स्थानांतरण यदि नहीं होता तो किसी प्रकार का, तो हमें क्या होता है, जो हम तापमान का अनुभव कर रहे हैं हम उससे अधिक विषम तापमान का अनुभव करते हैं। ऊष्मा का जो स्थानांतरण किया जाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से दो कारकों के द्वारा किया जाता है। पहले यदि अपन कारक की बात करें, महासागरीय धाराओं के द्वारा, उसके द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण 25% किया जाता है। और दूसरे यदि कारक की अपन बात करें तो प्रचलित जो पवन हैं, प्रचलित पवनों के द्वारा भी सर्वाधिक 75% ऊष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। यदि ये नहीं होते, किसी प्रकार का संचरण नहीं होता, तो क्या होता, तो इससे अधिक विषम हो जाता है। जिस क्षेत्रफल अधिक सूर्यता प्राप्त होता है वहाँ और अधिक गर्म होता है, और जहाँ पर कम सूर्यता प्राप्त होता है वहाँ वो और अधिक ज़्यादा ठंडे हो जाते। अगला क्वेश्चन कि समताप रेखाएं उन सभी स्थानों को मिलाती हैं जहाँ समताप रेखाएं, आइसोथर्मल लाइंस के बारे में पूछा है। आइसोथर्मल हमें पता है कि आइसोथर्मल से जो तात्पर्य है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यह किसी भी स्थान की वास्तविक किसी भी स्थान की समताप रेखा नहीं होती है। समताप रेखा को उस स्थान की नहीं होकर के उस स्थान की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम नगण्य मान लेते हैं, समुद्र तल के बराबर मानते हैं, तब तो समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान होए वहाँ उसको हम समताप रेखा कहते हैं। अर्थात समताप रेखाओं के ऊपर ऊंचाई का जो इफेक्ट होता है उसको शून्य मान लिया जाता है, तभी समताप रेखाएं निर्मित की जाती हैं। समताप रेखाओं की यदि अपन बात करें, यदि समताप रेखाएं दूर दूर होगी तो इसका मतलब है कि जो तापमान की जो प्रवणता है वो कम है। यदि समताप रेखाएं पास पास में है तो इसका मतलब तापमान के जो परिवर्तन की दर है वो अधिक अधिक होगी। तो समताप रेखाओं को हम जनवरी और जुलाई 2 में हम देखते हैं कि किधर इनका विस्थापन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जनवरी के अंदर समताप रेखाओं का उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में किधर विस्थापन होता है, और जनवरी के अंदर विस्थापन किस तरफ होता है। तो याद रखना है कि जनवरी के अंदर उत्तरी गोलार्ध के अंदर समताप रेखाएं होती हैं, उसका विचलन होता है महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर और महासागरों के ऊपर उत्तर की ओर हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है। तो क्या पूछा है, सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है। ऊर्जा न्यून, ऊर्जा अधिक से क्या मतलब है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऊष्मा संतुलन से हमारा क्या तात्पर्य है। ऊष्मा संतुलन से तात्पर्य ये है कि आने वाली सौर विकिरण तथा पृथ्वी के धरातल से लौटने वाली पार्थिव विकिरण, यदि कहीं पर आने वाली सौर विकिरण तथा लौटने वाली जो पार्थिव विकिरण है इनकी मात्रा समान है तो हम कहेंगे कि ये ऊष्मा संतुलन की स्थिति के अंदर है। यदि आने वाली जो सौर विकिरण है, विकिरण किसी भी स्थान पर यदि अधिक है और पार्थिव विकिरण कम है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या है, ऊर्जा आधिक्य का क्षेत्र है।
ऊर्जा अधिक है, जिसको हम कहेंगे ऊर्जा का सरप्लस का सेंटर है वो। और यदि सौर विकिरण है, प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण है उसकी मात्रा कम होए और पार्थिव विकिरण है वो अधिक है, तो हम उसको कहेंगे ऊर्जा न्यून का क्षेत्र है। ऊर्जा न्यून का क्षेत्र होता है और इन ऊर्जा का जो स्थानांतरण है महासागरीय धाराएं और पवनों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। तो देखो 40 डिग्री तक विषुवत रेखा से दोनों गोलार्धों के अंदर 40 डिग्री तक ऊर्जा अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सौर विकिरणों की प्राप्ति अधिक होती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो अधिक सूर्यता प्राप्त हो रही है और पार्थिव विकिरणों के द्वारा जो ह्रास होता है वो कम होता है। जबकि 40 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों की ओर दोनों ही गोलार्धों के अंदर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कम है और पार्थिव विकिरण है वो अधिक होती है। इस वजह से वहाँ पर क्या है, ऊर्जा न्यून का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। तो ये तो ठीक है कि भाई 40 डिग्री दोनों ही अक्षांशों के अंदर 40 विषुवत रेखा से 40 डिग्री तक सरप्लस का सेंटर तथा 40 से लगाकर 90 तक ऊर्जा न्यूनता का क्षेत्र है। लेकिन अपन को सवाल पूछा कि सर्वाधिक जो ऊर्जा न्यून कहाँ पाया जाता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो 70 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री तक दोनों ही अक्षांशों के अंदर अधिक न्यून ऊर्जा का क्षेत्र होता है। लेकिन इसके अंदर हमको जो ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत क्लोजली दे दिए, तो हमें याद रखना है कि 40 डिग्री की जगह पर यदि 37 भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में 37 भी लिखा हुआ है और बहुत सारी मानक किताबों में 40 भी लिखा है, तो 40 और 37 आप देख लेना। तो यदि अपन बात करें कि सर्वाधिक ऊर्जा न्यून की, बहुत क्लोज ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा केवल 80 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो सर्वाधिक ऊर्जा न्यून का क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर महासागरीय जो धाराएं होती हैं वह, यदि अपन बात करें उत्तरी अटलांटिक को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक के अंदर जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम का विस्तार है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और उत्तरी अटलांटिक की जो उत्तरी जो शाखा है वो नॉर्वेजियन सागर तक चली जाती हैं। तो वहाँ पर ऊर्जा जो न्यूनता का जो क्षेत्र होता है उसको थोड़ा सा वो कम कर देती हैं। इसलिए, और दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी प्रकार की गर्म महासागरीय धाराएं वहाँ पर नहीं चल रही हैं, इसलिए वहाँ वो सर्वाधिक ऊर्जा न्यून का क्षेत्र हो जाएगा। अगला कि वायुमंडल में तापक्रम के रुद्धोष्म परिवर्तन का क्या कारण होता है। रुद्धोष्म परिक्रम मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों होता है, उसका जो कारण क्या होता है कि वायु दाब के यदि कमी होगी, यदि वायु दाब के अंदर कमी होगी तो वायु का प्रसार होगा, और वायु दाब यदि अधिक होगा तो वायु का क्या होगा, संपीड़न होगा। यदि वायु दाब की कमी या अधिकता की वजह से होता है तो वायु का दाब यदि अधिक होगा तो संपीड़न होगा, और संपीड़न होगा तो वहाँ पर आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो तापमान अधिक होगा, और यदि वायु का प्रसार होगा तो उसका आयतन कम होगा, और आयतन कम होगा तो तापमान कम हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो मुख्य कारण है वायु का प्रसार और संपीड़न। यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर जो तापमान जो परिवर्तन की दर क्या होती है, तो यदि वायु शुष्क है या वायु आर्द्र है तो हम शुष्क और आर्द्र एडियाबेटिक दो भागों में बांट सकते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट। और यदि मैं बात करूं कि शुष्क एडियाबेटिक जो लैप्स रेट है वो रेट होती है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और आर्द्र एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है वो होती है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, अर्थात 1000 की मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आर्द्र एडियाबेटिक जो दर होती है वो 6 डिग्री सेल्सियस, और जबकि शुष्क एडियाबेटिक दर होगी 10 डिग्री। और अपने देखा था कि सामान्य जो तापपतन दर होती है वो इन दोनों के मध्य होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस। अगला कि लंबी रातें, स्थिर मौसम और स्वच्छ
आदर्श दशाएं, ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो यह किसके लिए आदर्श दशाएं होती हैं? तो यदि हम बात करें कि लंबी रातें, स्थिर मौसम और स्वच्छ आदर्श जो दशाएं होती हैं, जो विकिरण तापमान प्रतिलोमन की लिए ये आदर्श दशाएं होती हैं। कैसे, एक बार अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि तापमान प्रतिलोमता क्या होती है। नॉर्मल क्या होता है कि ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान के अंदर गिरावट होती है, जिसको हम सामान्य तापमान दर कहते हैं। लेकिन कब विशेष परिस्थितियों के अंदर और अलग अलग स्थानों पर, अर्थात स्थानिक और कालिक रूप से, जब ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान गिरने की बजाय तापमान बढ़ जाता है, तो उसको हम कहेंगे तापमान प्रतिलोमता की दशा या तापमान व्युत्क्रमण की दिशा, या इसको कह सकते हैं ऋणात्मक तापमान पतन। तो इस दशा कब बनती है? तो वो दशा बनती है, वो मुख्य रूप से शीतकाल के अंदर, जाड़े की ऋतु में रातें लंबी होनी चाहिए। यदि जाड़े के समय यदि लंबी रातें होगी तो पार्थिव विकिरण है वो अधिक समय तक उनका ह्रास होता रहेगा। दूसरा, इसके लिए दशा होनी चाहिए कि बादल नहीं होना चाहिए उस समय, तो स्वच्छ और बादल रहित आकाश होना चाहिए। यहाँ बादल होंगे बहुत अत्यधिक ऊंचाई पे होने चाहिए, क्योंकि यदि बादल होगा तो बादल पार्थिव विकिरणों को आगे अवशोषित कर लेगा, वो जाने नहीं देगा, तो इसलिए वहाँ पर तापमान प्रतिलोमता की दशा नहीं बन पाएगी। अगला, पवन जो संचरण होता है वो नगण्य होना चाहिए, अर्थात वायुमंडलीय दशाओं को मैं कह सकता हूँ कि शांत वायुमंडलीय दशाएं होनी चाहिए। हिमाच्छादित धरातल यदि होगा तो उसके ऊपर यदि कहीं से गर्म हवाएं प्रवाहित हो जाए होती हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर नीचे तापमान कम और ऊपर तापमान अधिक हो गया, तो तापमान प्रतिलोमता की दशा बन गई। और धरातल के समीप शुष्क वायु होनी चाहिए। तो ये जो सारी जो कंडीशन है वो तापमान प्रतिलोमता की, धरातलीय तापमान पर, जो धरातल के पास में जो तापमान प्रतिलोमता होती है, जिसका मुख्य जो कारण होता है पार्थिव विकिरणों का ह्रास। तो इस पार्थिव विकिरणों के ह्रास की वजह से होता है, तो इसलिए हम इसको धरातलीय प्रतिलोमन या फिर इसको हम विकिरण प्रतिलोमन भी कहते हैं। तो ये सारी की कंडीशन किसके लिए होती है? धरातल या विकिरण प्रतिलोमता की होती है। यदि मैं तापीय प्रतिलोमता को यदि वर्गीकृत करूं तो इसको हम मैं 3 भागों में बांट सकता हूं कि अप्रवाही या स्थिर तापमान प्रतिलोमता, स्थिर या प्रवाही, अस्थिर या प्रवाही या गतिक, और यहाँ फिर इसको मैं यांत्रिक प्रतिलोमता के अंदर वर्गीकृत कर सकता हूँ। तो धरातलीय अप्रवाही या स्थिर तापमान प्रतिलोमता है, इसको पुनः 2 धरातलीय और एक ये होती है, ये धरातल के पास में होती है, और एक होती है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमता। जैसे हमने देखा कि जो समताप मंडल के अंदर ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, और आयन मंडल में भी ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। तो ऊपरी वायुमंडल हो रहा है तो इसलिए इसको कह दिया ऊपरी वायुमंडलीय प्रतिलोमता, और ये धरातल के पास में होता है इसलिए धरातलीय प्रतिलोमता, और पार्थिव विकिरणों की वजह से हो रहा है तो इसको कहेंगे विकिरण प्रतिलोमता। अगला है प्रवाही या गतिक या अभिवहनीय या संपर्कीय। ये किसकी वजह से होता है? वाताग्रहों की वजह से होता है, इसलिए इन्होंने कह दिया वाताग्री, क्योंकि इसमें शीत वाताग्रह और ग्रीष्म वाताग्रह है, उष्ण वाताग्रह है, इन दोनों के अभिसरण की वजह से हो रहा है। उसी वजह से वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन रहे हैं, तो इस वजह से भी शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात यदि बनेंगे या वाताग्रह जब मिलेंगे तो उस समय जो शीत वाताग्रह होगा वो भारी होगा और उष्ण वाताग्रह वो हल्का होता है। तो शीत वाताग्रह है वो उष्ण वाताग्रह को ऊपर की ओर उठा देता है, या उष्ण वाताग्रह है वो ऊपर हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर ऊपर तापमान अधिक और नीचे तापमान कम हो जाता है, तब भी तापमान प्रतिलोमता की दशा निर्मित हो जाती है। या फिर घाटी प्रतिलोमता, घाटी प्रतिलोमता जिसको हम लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन भी कह सकते हैं, कि इसके अंदर रात्रि के समय यदि तापमान पहाड़ों के ऊपरी भाग के अंदर यदि तापमान पार्थिव विकिरण है, उसका पार्थिव विकिरणों का अत्यधिक यदि ह्रास हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होगा तो यहाँ की वायु है वो भारी हो जाएगी, भारी होने की वजह से वह नीचे की ओर बहेगी और यहाँ पर जो वायु थी उसको ऊपर की ओर उठा देगी। तो इसी को ही, तो यहाँ पर तापमान अधिक हो गया, इस जगह पर तापमान है वो कम हो गया, तो ये तापमान प्रतिलोमता की दशा का निर्माण हो गया। इसी को हम लंबवत प्रवाही भी कहेंगे। और अगला है क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन। क्षैतिज जो प्रवाही प्रतिलोमन है, जब कभी ठंडे क्षेत्र की
वायु राशि गर्म क्षेत्र में प्रवेश करती है, या गर्म क्षेत्र वाली यदि ठंडे क्षेत्र में यदि प्रवेश करती है, उस वजह से वहाँ पर तापमान प्रतिलोमता की दशा बनती है, तो इसको हम क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन कहते हैं। और जब कभी विशेष परिस्थितियों के अंदर वायु का तीव्रता के साथ यदि वायु का उत्थान होता है, तो उस वजह से अचानक तापमान ऊपर बढ़ जाता है, नीचे कम हो जाता है, तो इसलिए इसको हम विक्षोभ या संवहन प्रतिलोमन। और जब कभी विशेष परिस्थितियों के अंदर वायु का अवतलन होता है, उस वजह से भी ये नीचे का तापमान है वो कम और ऊपर का तापमान यदि अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी तापमान प्रतिलोमन बन जाती है। तो इसी प्रतिलोमन को हम यांत्रिक प्रतिलोमन कहते हैं। तो इसी का ही बारे में अगला देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभिवहनीय तापीय विलोमता उत्पन्न होने का कारण क्या है। अभिवहनीय या अपन कहते हैं अब का प्रवाही तापमान प्रतिलोमता का जो मुख्य जो कारण होता है, उसका कारण होता है उष्ण वायुपुंज, उष्ण वायु राशि तथा शीत वायुपुंज के ऊपर चढ़ जाना। उष्ण वायु राशि होगी वह हल्की होगी और शीत वायु राशि होगी वो भारी होगी। तो शीत वायु राशि के ऊपर उष्ण वायु राशि है वो चढ़ जाती है, उस वजह से भी तापमान प्रतिलोमता की दशा बन जाती है। तो हमें याद रखना है। ठंडी वायु का नीचे की ओर उतरेगा, यदि अचानक उतरेगी तो हमने देखा अवतलन यदि होता है तो अवतलन हमने कह दिया कि प्रतिलोमन बन जाएगा। यदि गर्म वायु का संवहनीय गति के फास्ट गति से ऊपर की ओर उड़ जाएगी, तब भी वहाँ पर यांत्रिक प्रतिलोमता की दशा बढ़ जाएगी और इसको हम कहेंगे संवहन तापीय प्रतिलोमता की दशा बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भीतर की ओर, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, और दिशा में भीतर की ओर अर्थात केंद्र की ओर चलने वाला पवन संचरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि देखो चक्रवात के समय केंद्र में क्या हो जाता है, निम्न दाब की स्थिति होती है, और अपन को पता है कि जो पवन होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तो यह बाहर की ओर उच्च वायुदाब और केंद्र की ओर निम्न वायुदाब का जब निर्माण होता है, तो उस समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध के अपन पूछा है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवात की स्थिति है, और प्रति चक्रवात के अंदर केंद्र के अंदर क्या होगा, उच्च वायुदाब, और बाहर की ओर क्या होगा, निम्न वायुदाब का निर्माण होगा। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवात में घड़ी की जो सुई उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा के अंदर पवनों का संचरण होगा, और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप होगा। प्रति चक्रवात के समय केंद्र में क्या होगा, उच्च वायुदाब, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होगा, और दक्षिण गोलार्ध के अंदर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा के अंदर होता है। ये एनसीईआरटी सीधे फोड़ लिया, तो एनसीईआरटी के इस टॉपिक से भी यह क्वेश्चन है वो सीधा हो सकता है। तो यही अपन को पूछा है कि भाई घड़ी की सुई के विपरीत दिशा के और भीतर में चलने वाली पवन क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दशा। अगला, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन संचरण क्या होता है। चक्रवात के जस्ट अपोजिट में होता है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात के समय उत्तरी गोलार्ध में पवन की जो दिशा क्या होगी, घड़ी की सुई के अनुरूप होगी, क्लॉक वाइज होगी। इसके अंदर प्रति चक्रवात के अंदर क्या होगा, केंद्र के अंदर उच्च दाब, बाहर की ओर निम्न दाब की स्थिति का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल का क्या होगा। ध्रुवों की ओर हम जाएंगे तो विक्षेपण बल का मान बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में देखते हैं कि विक्षेपण बल जिसकी खोज सबसे पहले 1844 के अंदर जीसी कोरियोलिस के द्वारा की गई थी, इसलिए विक्षेपण बल को हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं।
इस कोरियोलिस बल है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये पृथ्वी की घूर्णन की वजह से हो रहा है। पृथ्वी की घूर्णन की वजह से महासागरीय धाराएं और पवनों की जो दिशा है उसका विक्षेपण हो जाता है, इसलिए इसको विक्षेपण बल भी कहते हैं। इस विक्षेपण जो बल का मान होता है, विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसका मान है वो बढ़ता जाएगा। तो ध्रुवों पर कोरियोलिस बल है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल होगा वो न्यूनतम होता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास कोरियोलिस बल बिल्कुल शून्य होता है, इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों के ऊपर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं लगभग 5-8 डिग्री तक चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है, और ध्रुवों पर विक्षेपण बल सर्वाधिक होगा। कोरियोलिस बल जिस पर अधिकतम पड़ता है वो है, अभी हमने देखा कि कोरियोलिस बल है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। तो ध्रुवों पर कौन सी स्थायी पवन है? ध्रुवों पर जो स्थायी पवन है वो ध्रुवीय पवन है, इस पे सर्वाधिक लगता है। यदि हम बात करें कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो विक्षेपण होगा वो और अधिक हो जाएगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति को और कम कर दिया जाए तो विक्षेपण बल और कम हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है कि कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं उसका विक्षेपण होगा। वह यदि हवा पीठ के पीछे से आ रही है तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर विक्षेपण होगा, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर विक्षेपण होगा। ये किसने बताया था? फेरल ने बताया था। ये फेरल का नियम भी यही है। तो अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रहीय हवा नहीं है? ग्रहीय हवा, या इसको हम सनातनी हवा पवन, या इसको हम स्थायी पवन है, या इसको प्लेनेटरी विंड्स कहा जाता है। तो कौन सी नहीं है? तो 3 प्रकार की जो पवन हैं वह सनातनी, स्थायी या ग्रहीय पवनें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवनें, पशुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये वर्ष भर चलती हैं इसलिए ये स्थायी हो गई, पूरे ग्रह पे चलती हैं इसलिए ये ग्रहीय पवनें हो गई। तो ये जो तीनों पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में चलती हैं। तो कौन सी ग्रहीय नहीं है? तो मानसूनी जो हवाएं हैं वो ग्रहीय नहीं है, पूरे ग्रह पे ये नहीं चलती हैं। मानसूनी पवनों का मतलब है मौसम के अनुसार हवा की दिशा का व्युत्क्रमण हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्म काल के अंदर भारत के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, और शीतकाल के अंदर भारत में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। तो मानसून के अनुसार मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में व्युत्क्रमण हो जाता है। तो इसलिए इन पवनों को हम सामयिक पवनों में वर्गीकृत करते हैं। सामयिक पवनों के अंतर्गत मानसूनी पवनें, जल समीर, थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी? जो पवनों की जो दिशा को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है कोरियोलिस बल, और कोरियोलिस बल की वजह से व्यापारिक हवाओं की जो दिशा में परिवर्तन होता है। और दिशा इसकी क्या होगी? तो दिशा होगी, इसने पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी की जो पवन होगी उसकी दिशा होगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यदि उत्तरी गोलार्ध पूछा, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा होगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ध्रुवीय पवन पूछता है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पशुआ पवन है, और यदि ध्रुवीय पवनों का पूछता तो ध्रुवीय पवन हो जाती उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण गोलार्ध में जस्ट अपोजिट ये दिशाएं हो जाती। तो हमें सभी तीनों ही जो स्थायी पवन हैं
इनकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिशा क्या होती है वो जरूर से याद रखना है। तो ये पूछा है कि दक्षिण गोलार्ध में व्यापारी पवनों की दिशा क्या होगी, तो हमने देखा कि दक्षिण इस तरफ थी, तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व से चलती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन, पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। पछुआ हवाएं होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्थायी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ये जो पछुआ पवनें चल रही हैं 35 से लगा करके 65 डिग्री के बीच में जो चल रही हैं, तो वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जलीय भाग अधिक है, तो वहाँ पर घर्षण बल कम होगा, इसलिए पवनों की गति वहाँ अधिक होती है, वो अधिक शक्तिशाली होगी। इसका उन्होंने कारण दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्थलीय भाग है। ये कथन तो सही है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्थलीय भाग है, क्योंकि यदि अपन पूरे पृथ्वी की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 61% जो भाग हैं वो जलीय भाग है, जबकि दक्षिण गोलार्ध के अंदर 81% भाग हैं वो जलीय भाग है। तो यहाँ पर स्थलीय भाग है वो अधिक हो गया उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है। तो हमारा ए रॉन्ग हो जाएगा और आर सही है, ए असत्य और आर इसमें सत्य, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं पछुआ पवनों की बात करूं तो पछुआ पवनों को की ये 3 स्थितियां हमें याद रखनी है कि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवनों के नाम क्या है, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। 60 डिग्री पर इसको हम कहेंगे सीखता साटा, क्यों 60 डिग्री है तो सीखता साटा। भयंकर 50 डिग्री और भयंकर 50 की स्पीड अधिक होती है इसलिए कहते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा गरजता 40, गरजता 40, भयंकर 50 और सीखता साटा है, वो हमें जरूर से याद रखना है तीनों ही। और कारण क्या होता है, घर्षण बल दक्षिण गोलार्ध में कम होगा, और आपको पता है कि दक्षिण गोलार्ध के अंदर क्या है, जलीय भागों की अधिकता है और जल पर घर्षण कम होता है, इसलिए भाग पर घर्षण सर्वाधिक होता है। अगला, हेडली कोशिका का निर्माण किन 2 वायुदाब पेटियों के मध्य होता है। तो पृथ्वी के ऊपर कुल 7 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। सात वायुदाब जो पेटियां पाई जाती हैं, उसने पूछा है कि हेडली जो कोश है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो पहले देखते हैं कि 7 वायुदाब पेटियां कौन सी हैं और फिर उससे अपन कोशिका का निर्माण किससे कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है ये देखते हैं। तो देखो, पूरी पृथ्वी पर 7 वायुदाब जो पेटियां हैं, जिसमें हमने देखा कि विषुवत पहली जो पेटी है विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, दूसरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और चौथी होती है यहाँ पर ध्रुवीय तापमान ध्रुवों पर कम होता है तो ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। 4, 5 दक्षिण गोलार्ध में यही है, 6 और यहाँ पर हो जाएगा 85 से 90 डिग्री, 7वीं हो जाएगी दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये 7 वायुदाब पेटी होती हैं। तो हवाएं हमें पता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब और यहाँ पर ये क्या है, निम्न वायुदाब है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति कर रही हैं, और यहाँ जो बह रही है इसका नाम है उत्तरी पूर्व से बह रही है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। जब ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के अंदर इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से आती हैं, तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के कारण इस क्षेत्र में यहाँ पर अत्यधिक तापमान की वजह से हवाएं ऊपर की ओर उठेगी। तो यहाँ देखो, ये यदि इसको मैंने ऐसे बताऊँ तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर उठी, ऊपरी ओर की ओर उठने के बाद में ऊपरी वायुमंडल के अंदर व्यापारिक पवनों की जस्ट अपोजिट दिशा के अंदर, इसलिए इसको हम लोग कह देंगे प्रति व्यापारिक पवनें चलती हैं ऊपरी वायुमंडल में, प्रति व्यापारिक पवनें।
जब प्रति व्यापारिक जो पवनें हैं वो आगे जाकर के ठंडी हो जाएगी तो यह यहाँ पर नीचे की ओर बैठती हैं। तो नीचे की ओर बैठने की वजह से ही यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब का निर्माण हुआ है। तो इस जो पूरा एक सर्कल का निर्माण हो रहा है, इस कोष्ठक का निर्माण होता है, सेल बनती है, उस सेल का नाम है हेडली सेल, हेडली कोशिका, हेडली कोष्ठ। तो अपन को यही पूछा है, हेडली जो कोशिका है इसका निर्माण किन दो वायुदाब पेटियों के बीच में होता है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में हेडली कोशिका निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखो, उपोष्ण उच्च वायुदाब से इस दिशा के अंदर भी पछुआ पवनें चल रही है और पछुआ पवनें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, वहाँ पर क्या होगा कि ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली पवनें, ये दोनों अभिसरण हुआ, अभिसरण के बाद में ये ऊपर की ओर यहाँ उठेगी, ऊपर उठने के बाद ये दोनों दिशाओं में गमन करेगी। ये यहाँ पे जब आएगी तब ऊपरी वायुमंडल के अंदर जो संचालित होने वाली जो प्रति व्यापारिक पवनें और यहाँ पर जो संचालित हो रही है प्रति पछुआ पवनें, दोनों ही जब मिक्सअप होगा, अभिसरण होगा, तो ये ठंडी होने के बाद या नीचे की ओर बैठेगी तो यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक चक्र का निर्माण हो गया और इस कोष को हम कहते हैं फेरल। इसकी खोज सबसे पहले फेरल ने की थी, इसलिए इसको फेरल कोशिका कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ऊपर की उठी हुई वायु ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर जाकर के नीचे की ओर बैठेगी, तो यहाँ पर भी ये पूरा एक चक्र का निर्माण हो रहा है जिसको ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ध्रुवीय पवनों के कारण। तो यहाँ पर 3 प्रकार के चक्र हैं, ये सेम चीज़ है, यहाँ पर ये भी सेम है, हेडली हो गया उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, और इधर यहाँ पर ये फेरल हो गया और ये भी हो गया ध्रुवीय। तो इस प्रकार से 3 कोशिकीय परिसंचरण का निर्माण हो जाता है। इस तीन कोशिकीय परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण है, इसकी जो मॉडल का प्रस्तुत करने वाले थे वो एरिक पोलमैन थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक पोलमैन ने त्रिकोशिकीय परिसंचरण मॉडल की व्याख्या की थी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि हेडली कोशिका किसके बीच में बनती है? तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बीच में बनती है। अर्थात इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि व्यापारिक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि हेडली कोशिका निर्माण में वहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं? तो हेडली कोश के अंदर चलती है व्यापारिक पवनें। अगला क्वेश्चन, उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का क्या कारण है? उपोष्ण मंडल के अंदर उच्च वायुदाब का जो कारण है, अभी अपन देखा कि यहाँ पर व्यापारिक जो हवाएं हैं, ऊपरी वायुमंडल में जो चलने वाली जो प्रति व्यापारिक हवाएं हैं वो, और यदि मैं यहाँ पर इसका मॉडल को बनाऊँ तो देखो यहाँ पर ये कौन सी है? व्यापारिक पवनें चलती है, और यहाँ पर कौन सी है? पछुआ पवनें। जब ऊपरी वायुमंडल के अंदर पछुआ पवनें और जो व्यापारिक जो पवनें, जो प्रति व्यापारिक पवनें, प्रति पछुआ पवनें, एक दूसरे से अभिसरण होता है, जब यहाँ पर आकर के अभिसरण होगा और यहाँ ठंडी होकर के नीचे की ओर बैठती है, तो इस वजह में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठेगी तो वायु का क्या होगा? अवतलन होता है। तो वायु के अवतलन की वजह से ही यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। अगला है, उपोष्ण वायुदाब पेटी में वायु की गति होती है। उपोष्ण वायुदाब जो पेटी है जो कि कितने से कितने तक होगी? 30 डिग्री से लगा करके 35 डिग्री अक्षांशों पर, दोनों ही गोलार्ध में है। तो यहाँ पर वायु की जो गति क्या होगी? वायु की गति ऊपर से नीचे की ओर होगी, तो इसको हम कहेंगे, नीचे बैठ रही हैं तो इसको कहेंगे अवरोही पवनें। यदि पवनें नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं तो उसको आरोही, और ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं तो उसको हम कहेंगे अवरोही पवन। तो अवरोही गति की वजह से हो रही है।
अगला क्वेश्चन है कि गतिजन्य वायुदाब पेटी या पेटियां कौन सी हैं। तो वायुदाब जो पेटियां अभी मैंने बताया कि 7 वायुदाब पेटियां हैं, इसको मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ। एक है गतिजन्य, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से उत्पन्न होने वाली वायुदाब पेटियां, जिसको गतिजन्य वायुदाब पेटियां, और एक तापमान के कारण हो रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे तापजन्य वायुदाब पेटियां। 3 पेटियां हैं वो तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं, और 4 वायुदाब पेटियां हैं वो गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। तापजन्य वायुदाब पेटी कौन कौन सी हो जाएगी, अपन अभी देखा। तापजन्य वायुदाब जो पेटी होगी विषुवत रेखीय निम्न दाब, विषुवत रेखा के ऊपर जो न्यून दाब का जो निर्माण हुआ है वो अधिक तापमान की वजह से हुआ। तापमान और वायुदाब इसमें विपरीत संबंध होता है। अधिक तापमान की वजह से हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठेगी, इसलिए यहाँ पर न्यून वायुदाब का निर्माण हो जाएगा। और एक ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर तापमान है वो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर तापमान न्यून होता है, इसलिए वहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ का उच्च वायुदाब और यहाँ का निम्न वायुदाब है, इस दोनों का जो कारण क्या है वो है पृथ्वी की गति नहीं होकर के तापमान की वजह से है, तो इसलिए इसको तापजन्य पेटियां। और जबकि जो चारों जो पेटियां हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध की दोनों ही, तो इनका जो कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से हवाएं हैं जो यहाँ तो ऊपर की ओर उठ रही है, यहाँ जो हवाएं हैं वो नीचे की ओर बैठ रही हैं। तो इसका जो इस पेटियों का जो कारण क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति है। तो अभी अपन पूछा है कि गतिजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो कि कहाँ से कहाँ तक होगी, 30 से लगा करके 35 डिग्री, और उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी कहाँ से कहाँ होगी, 60 से लगा करके 65 डिग्री के जो बीच में है। तो इन दोनों का जो कारण क्या होगा, गतिजन्य। यदि धरातल सर्वत्र समतल होता व पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य, तो पवनें समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में कहाँ चलती। यदि धरातल समतल होता और पृथ्वी घूर्णन गति यदि नहीं करती तो वहाँ पर क्या नहीं होता, कोरियोलिस बल नहीं होता। और यदि घूर्णन नहीं करती तो जो समदाब रेखाओं जो हवाएं चलती, पवनें समदाब रेखाओं के एकदम समकोण पर चलती। जैसे कि ये समदाब रेखा है, ये अपने कह दिया 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है, और ये 900 मिलीबार की रेखा है, मिलीबार की समदाब रेखा है। तो हमें पता है कि उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। यदि वह कोरियोलिस बल नहीं होता तो क्या होता, समकोण के ऊपर चलती। ठीक है, तो ये विशेष रूप से याद रखना है। पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग शून्य हो जाने पर स्थिर गति व दिशा से चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं। तो देखो, पवनों पर बढ़ने वाले जो बलों के बारे में बात की, तो पवनों पर कौन कौन से बल लगते हैं। पवनों पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के बल लगते हैं। पहला जो बल है वो है दाब प्रवणता बल। दूसरा जो बल है कोरियोलिस बल, और तीसरा है घर्षण बल। अब इसने कहा है कि पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग यदि शून्य हो जाए तो स्थिर गति और दिशा चलने वाले पवनों को क्या कहेंगे। तो इन जो 3 जो बल हैं, तीनों जो बलों का शून्य कैसे होगा, देखो कि अपन ने कभी देखा कि जो पवनें जो चलती हैं वो दाब प्रवणता की वजह से चलती है। दाब प्रवणता मतलब दाब के अंतर की वजह से चलती हैं। तो दाब यहाँ पर 708 मिलीबार है, यहाँ 704 मिलीबार की ये समदाब रेखा है। तो ये जो बल लगा इसको कहते हैं दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल, इसके जो अपोजिट के अंदर ये जो बल लग रहा है इसको कहते हैं कोरियोलिस बल। यहाँ पर क्या है, घर्षण बल है वो शून्य हुआ है, तब कोरियोलिस बल
इसके अपोजिट लगाएं, वरना दाब प्रवणता बल के समकोण पर लगता है कोरियोलिस बल। तो यहाँ पर कोरियोलिस बल इस दिशा लगा और इसके जस्ट अपोजिट में लगा है दाब प्रवणता बल। इन दोनों के योग का शून्य हो गया और घर्षण बल तो ऑटोमेटिकली जब शून्य है तभी ये स्थिति बनी। तब जो पवनें जो चलेगी वो पवनें कैसे चलेगी, ये जो समदाब रेखाएं ये है तो समदाब रेखाओं के समानांतर चल जाएगी और जो समानांतर समदाब रेखाओं चलेगी तो इन्हीं पवनों को हम कहते हैं भू विक्षेपी पवन या जियोस्ट्रैपिक पवनें कहते हैं। तो याद रखना है। तो चलने योग शून्य हो जाते हैं तो चलने वाली पवनों क्या कहेंगे, जियोस्ट्रॉपिक पवनें या भू विक्षेपी पवन कहते हैं। इससे संबंधित बार बार सवाल पूछते हैं कि अगला क्वेश्चन भी यही है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बल के संतुलन। कोरियोलिस बल एक दिशा के अंदर लगा कोरियोलिस बल और इसके अपोजिट लगा दाब प्रवणता बल। बल के संतुलन से उत्पन्न रेखाओं के समानांतर से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर जो बहने वाली जो पवन होती हैं उस पवन को हम क्या कहते हैं, उस जो पवन को अभी मैंने देखा कि जो बहने वाली जो पवन है इसको भू विक्षेपी पवन कहा था या जियोस्ट्रॉपिक पवन है। तो ये सिर्फ इसकी भाषा चेंज की, बात वही है, भू विक्षेपी पवन अपन इसको कह देंगे। अवरोही पवन या कैटाबैटिक जो पवन है वो किसको कहते हैं, अवरोही पवन पर्वत जो समीर है, पर्वत समीर के समय पर्वतों से घाटी की और जो बहने वाली जो पवन होती हैं उसको हम अवरोही पवन कहते हैं। समुद्र समीर उत्पन्न होती है, किस कारण से समुद्र जो समीर की उत्पत्ति होती है। तो समुद्र समीर का उत्पत्ति का जो कारण है पहले ही आपको पता है कि पवन के जो उत्पत्ति का जो पहला जो कारण होता है वो होता है दाब प्रवणता में अलग अलग होना। तो इसने दिया है कि स्थल तथा समुद्र के ऊष्मा अवशोषण और स्थानांतरण के अलग अलग दर के कारण। बिल्कुल सही बात है। ये जो लाइन है एज इट इज एनसीईआरटी से उठाई हुई है, अभी आप देखना पहले से एनसीईआरटी खोल गए कि भाई सीधी सीधी पहली लाइन लिखी हुई है समुद्र समीर, पहली लाइन यही लिखी है और उसके बाद जो लिखा है दाब प्रवणता। हमें पता है कि दाब प्रवणता बल और स्थल और समुद्र के अलग अलग अवशोषण स्थानांतरण के कारण दाब समुद्र समीर का चलती है। तो हमारा कोरियोलिस बल का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये तो जस्ट पास में ही तट के पास में ही चलते हैं, तो कोरियोलिस बल का इस यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब ए में इसने क्या कहा, स्थल तथा समुद्र की ऊष्मा अवशोषण की दर अलग अलग होती है। हमें पता है कि जो समुद्र है जलीय भाग है, जलीय भाग की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए जलीय भाग है वो अधिक देरी से ही ठंडा होता है और देरी से ही गर्म होता है, और स्थलीय भाग है वो जल्दी ठंडा होता है जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्योंकि स्थल की कम होती है तो इनके अवशोषणों की दर और स्थानांतरण की दर भी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। और दाब प्रवणता बल तो हमको पता ही है कि क्योंकि पवन चलने का जो पहला ही जो कारण होता है दाब के अंदर अंतर। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सामल स्थानीय पवन से संबंधित है। सामल जो स्थानीय पवन है वो कहाँ चलती हैं, तो आपने देखा था कि पवनों को 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग था जिसको आपने कहा था स्थायी पवन है, दूसरा आपने पढ़ी थी सामयिक पवन है, और तीसरा है ये स्थानीय पवन है। अब स्थानीय पवनों से समझ वाले, तो स्थानीय पवन है वो स्थानीय कारकों में तापमान और दाब के अंतर की वजह से उत्पन्न होती है। तो सामल जो स्थानीय पवन है वो कहाँ पर इसका नाम है, तो सामल जो चलती है वो इराक के अंदर चलने वाली स्थानीय पवन है। और जो कैसी है पूछ सकता है कभी, सामल कैसी है, ये गर्म है और कहाँ चलती है, इराक में चलती है। इस प्रकार से इससे संबंधित जो लगभग 16 क्वेश्चन थे वो अपने किए। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वायुदाब, पेटिया और पवनों का जो परिसंचरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगला अपना जो टॉपिक है
वो किससे संबंधित है? आर्द्रता और वर्षण संबंधित है। इससे हर बार भी एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है, किसी दिए हुए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जल वाष्प के द्रव्यमान को कहते हैं। मतलब कोई वायु का द्रव्यमान और उसमें उपलब्ध जल वाष्प के जो द्रव्यमान है, इसको हम कहेंगे, इसको कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। आर्द्रता के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब है कि विशिष्ट आर्द्रता का तात्पर्य हो गया कि किसी निश्चित द्रव्यमान में, किसी निश्चित द्रव्यमान वाली जो वायु है, निश्चित द्रव्यमान वाली वायु के अंदर उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा होती है, जिसको हम प्रति ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी अपन बात करें तो एक निश्चित जो आयतन है, निश्चित आयतन में विद्यमान जल वाष्प की जो मात्रा होगी, उसको हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता ही वास्तविक आर्द्रता है। वास्तविक, अब यहाँ मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसको हम कि निश्चित आयतन में विद्यमान जल वाष्प और सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब हो गया कि निरपेक्ष आर्द्रता एक निश्चित तापमान और निश्चित आयतन में किसी क्षेत्र में विद्यमान जल वाष्प की जो मात्रा है और जल वाष्प की उसमें जल वाष्प के आर्द्रता, जल वाष्प के धारण की जो क्षमता है, उसके बीच में अनुपात है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता का जो सामर्थ्य होता है, या जल धारण की जो आर्द्रता सामर्थ्य के बीच का जो अनुपात होता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसके अंदर सवाल है ना, बार बार पूछ रहे हैं कि इनको मापने की जो इकाई है वो कौन सी है। तो इकाई की अपने यदि बात करें तो निरपेक्ष जो आर्द्रता है, निरपेक्ष आर्द्रता को किसी निश्चित आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा है, तो हम इसको मापने के जो मापेंगे वह किसमें, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, आयतन को प्रति घन सेंटीमीटर या प्रति घन मीटर में भी मापते हैं। तो ग्राम प्रति घन मीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में निरपेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। या निरपेक्ष आर्द्रता को हम ग्रेन में भी माप सकते हैं, ग्रेन प्रति घन फिट। जैसे आयतन है, यदि घन फिट में आयतन दिया हुआ है तो ग्रेन प्रति घन फिट, और ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या ग्राम प्रति घन मीटर। ये कल लेक्चर में 2 बार है, वो इससे सेम सवाल पूछा हुआ है। और एक ग्रेन का मतलब होता है, याद रखना है, एक ग्रेन का मतलब होता है 66.74 मिली ग्राम एक ग्रेन। विशिष्ट आर्द्रता है तो उसको तो किलोग्राम के अंदर मापते हैं। किलोग्राम प्रति किलोग्राम वायु में कितनी उपस्थित आर्द्रता कितनी हो गई। अगला क्वेश्चन, बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति कितनी होती है। बढ़ते तापमान के अनुसार वायु की आर्द्रता धारण करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती दर से बढ़ती है। तापमान बढ़ेंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, जल उपलब्ध होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और वाष्पीकरण की यदि दर बढ़ती है तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ती दर से बढ़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता के मापन की निम्न में से कौन सी विधि, कौन से मापन में दाब और तापमान के बदलाव से यह प्रभावित नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपन देखा था कि विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता का मतलब अब प्रति किलोग्राम के अंदर, प्रति किलोग्राम या प्रति इकाई द्रव्यमान वाली हवा में विद्यमान जल वाष्प की जो मात्रा है उसको हमने कह दिया विशिष्ट आर्द्रता। तो विशिष्ट आर्द्रता के ऊपर तापमान और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपने कहा कि यदि तापमान को यदि बढ़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, बढ़ी होगी, तो उस हवा का जो भार है तो उस भार को अपन को देखना है कि भार यदि उस भार में जल वाष्प की मात्रा कितनी, तो तापमान और दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तापमान और दाब का प्रभाव नहीं पड़ने की वजह से विशिष्ट आर्द्रता को ए
यन तथा स्टोलर महोदय ने विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेता की छड़ी कहा है। वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि भूगोलवेता की छड़ी किसको कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता को। किसने कहा था? यन तथा स्टोलर महोदय के द्वारा कहा गया था। सापेक्षिक आर्द्रता आपको पता है कि यदि तापमान को यदि बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने से आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगी, और तापमान को बढ़ाएंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता है वो कम होगी, तापमान को घटाएंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता है वो अधिक हो जाएगी। तो सापेक्षिक आर्द्रता पर प्रभाव पड़ेगा। और निरपेक्ष आर्द्रता पर जल वाष्प उपलब्ध होगा तो वहाँ पर भी अधिक और कम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ऊर्ध्व विकसित मेघ का प्रकार कौन सा है? तो इनका वर्टिकल जो मेघ है उसका प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो देखो, बादलों का जो वर्गीकरण कर रखा है वो सबसे पहले 1803 के अंदर ल्यूक होवार्ड के द्वारा किया गया था। ल्यूक होवार्ड के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर ही सर्वप्रथम 1932, जो हम बादलों का वर्गीकरण करते हैं, 1932 के अंदर बादलों का वर्गीकरण 4 प्रमुख प्रकार तथा 10 उप प्रकार के अंदर इसका वर्गीकरण किया हुआ है, तो ऊंचाई के अनुसार किया हुआ है। तो देखो, पहला है उच्च बादल, मध्यम बादल, निम्न बादल और सभी ऊंचाइयों पर मिलने वाले बादल। तो उच्च ऊंचाई का बादल का मतलब क्या? जो 6 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले जो बादल होते हैं। मध्यम ऊंचाई का मतलब है 2500 मीटर या 2.5 किलोमीटर से लगा करके 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बादल। और यह 0 से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते मेघ है, उनको निम्न मेघ कहते हैं। इन मेघों को वापस देखा है, उच्च बादल जो पक्षाब जो बादल होते हैं, तीनों ही पक्षाब स्त्री, पक्षाब, कपासी, ये उच्च बादल की श्रेणी में आएंगे। मध्यम बादलों में देखा जाए तो उच्च स्तरी और उच्च कपासी हैं, मध्यम स्तरी। और निम्न बादलों की बात करें तो स्त्री, कपासी, स्त्री और वर्षा स्त्री है, ये निम्न बादलों में आएंगे। सभी ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जो बादल होते हैं जिसकी कपासी जो बादल होंगे, जो कपासी नॉर्मल कपासी और कपासी वर्षीले जो मेघ हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? सभी ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले बादल हैं। अपन पूछा है कि उर्ध्व विकसित होने वाले बादल कौन से हैं? उर्ध्व बादल कपासी और कपासी वर्षीले। इनकी दो विशेषताएं अपन को सबकी याद होनी चाहिए। बादलों की दिशा, और याद रखना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कि जो बादलों की दिशा और गति को नेफ्रोमीटर के माध्यम से नापा जाता है। उन मापने की इकाई कौन सी है? नेफ्रोमीटर। बादलों की दिशा और गति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। और आर्द्रता को नॉर्मल मापते हैं हाइग्रोमीटर के में, और सापेक्षिक आर्द्रता को स्लिंग साइक्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? स्लिंग साइक्रोमीटर के द्वारा। बादलों की दिशा और गति को नेफ्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। तो अभी अपना जो क्वेश्चन है वो यही है कि ऊर्ध्व विकसित होने वाले जो बादल हैं वो कौन से हैं? तो कपासी जो वर्षीले मेघ हैं वो ऊर्ध्व विकसित बादल हैं। तो इस प्रकार से अभी तक 4 जो क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन है वो इससे पूछा जा रहा है आर्द्रता और वर्षण वाले टॉपिक से। अब अपना जो टॉपिक है जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण में हमारे को 2 के बारे में ही पढ़ना है कि कौन सा कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। इसमें याद रखना है कोपेन तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है वो आनुभाविक और परिमाणात्मक जलवायु वर्गीकरण है, अर्थात किसी स्थान विशेष के वर्षा तथा तापमान के आंकड़ों के आधार पर, वार्षिक ताप के और वार्षिक वर्षा के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर इनका मापन किया, वर्गीकरण है वो किया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है कोपेन के अनुसार, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। पहले के अंदर इन्होंने जो कोपेन ने 5 जलवायु प्रदेश, प्रमुख रूप से 5 जलवायु प्रदेश बताए थे, और सूची सेकंड में जलवायु के जो प्रकार कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यह जिसमें सुने ABCDE,
और इसमें अपन को मिलान करनी है। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, याद रखना, इसमें 2-4 फैक्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी तो अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की सबसे पहले 1900 ईस्वी के अंदर, कब, 1900 ईस्वी में कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। इसमें 1918 और 1931 में संशोधन किया और 1937 में संशोधित वर्गीकरण है प्रस्तुत किया। सभी संशोधनों के पश्चात 1937 के अंदर कोपेन ने फाइनल अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इसके अंदर 1953 के अंदर ग्रीगर पोहे ने संशोधन किया था। इसके बाद इस जलवायु वर्गीकरण को कहते हैं कोपेन ग्रीगर पोहे जलवायु वर्गीकरण। और ये जलवायु वर्गीकरण कैसा है? आनुभाविक वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक तापमान के आंकड़ों के आधार पर है। तो आनुभाविक है और इसका जो आधार क्या है? वार्षिक वर्षा, वार्षिक, याद रखना है, वार्षिक वर्षा और वार्षिक तापमान के आंकड़ों के आधार पर, इसलिए ये आनुभाविक हो गया। और ये जो वर्गीकरण है ये इससे पहले, कोपेन से पहले 1874 के अंदर कैडोल के द्वारा वनस्पति वर्गीकरण किया गया था। इस वनस्पति वर्गीकरण को आधार बना करके कोपेन ने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके अंदर यदि बात करें तो कोपेन ने 5 प्रकार के प्रमुख जलवायु प्रदेश बांटा था। 5 और 11 उप जलवायु प्रदेश है। संशोधन यदि अपन कर देते हैं, संशोधन के पश्चात इसमें 6 हो जाते हैं। एच को बाद में जोड़ा गया था। एच मतलब पर्वतीय, जो वर्षा पर्वतीय जलवायु है उसको उन्होंने बाद में शामिल किया था। ठीक है, तो अब ए बी सी डी और ई, इनका क्या तात्पर्य है? ए का जो मतलब है, ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु को कोपेन ने ए शब्द से डिनोट किया है। तो ए का 4, ठीक है। बी का मतलब हो गया शुष्क जलवायु। सी का मतलब हो गया सौम्य आर्द्र मध्यतापीय, जिसको हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, जिसमें गर्म शीतोष्ण है वो सी में आ जाएगा, शीत शीतोष्ण डी में आ जाएगा। और ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु। तो बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का 3, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोपेन ने जो 5 प्रमुख जलवायु प्रदेश बताए थे, जिसमें 4 हैं जलवायु प्रदेश है वो तापमान के आधार पर, और 1 है जो वर्षा के आधार पर। 4 किसमें है? 4 ए सी डी और ई, ये 4 के 4 किस है? तापमान के आधार पर। और बी है वर्षा की मात्रा के आधार पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W शब्द है, W किसको डिनोट करता है? कोपेन के वर्गीकरण में जो W है, W का मतलब हो गया विंटर विदाउट रेन। तो विंटर विदाउट रेन को हम कहेंगे शुष्क शीत ऋतु। और यदि W पूछा तो S पूछ सकता है। S का मतलब क्या है? समर विदाउट रेन, ये हो जाता समर विदाउट रेन। और ये क्या है? विंटर विदाउट रेन। मानसूनी जलवायु है तो ए एम हो जाता है। ठीक है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना में CS निर्दिष्ट करता है। तो देखो, S का मतलब हमने देखा कि S का मतलब है समर विदाउट रेन, अर्थात शीतकाल के अंदर वर्षा हो रही है। C का मतलब है शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में CS जो जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंध में शीतकाल में जो वर्षा होती है, उस जलवायु प्रदेश को कहा गया है भूमध्य सागरीय जलवायु।
तो भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए उन्होंने CS शब्द का यूज किया गया है। अब देखो एक बार यहाँ सभी प्रकारों के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है कि जो CS जो जलवायु है ये कहाँ पे पाई जाएगी। ये CS जलवायु 30 से लगा करके 45 डिग्री 30 से लगा करके 45 डिग्री अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, महाद्वीपों के ये पश्चिमी भाग और ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग। तो महाद्वीपों के पश्चिम की ओर 30 से लगा करके 45 डिग्री अक्षांशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि रूम सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसको CS के द्वारा डिनोट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। यदि पूछ ले कि भाई 30 से 45 डिग्री और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो पूर्वी भाग में शीन तुल्य जलवायु पाई जाएगी। यही चीज़ यदि पूछ ले कि आगे पूछा हुआ क्वेश्चन है 45 डिग्री से लगा करके 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों के अंदर कौन सी है, ब्रिटिश तुल्य, और महाद्वीपों के पूर्वी भागों के, ये पूछा हुआ है पूर्वी भागों में कौन सी है, तो सेंट लॉरेंस जो जलवायु तुल्य जलवायु पाई जाती है। मध्य भाग के अंदर यहाँ साइबेरियन जलवायु 30 से 45 के बीच में स्टेपी जलवायु पाई जा रही है। 10 से लगाकर 30 महाद्वीपों पश्चिम भागों के अंदर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, मध्य भागों में सवाना तुल्य, और यहाँ पर मानसूनी जलवायु पूर्वी भागों में पाई जाती है। और 0 से लगाकर 10 डिग्री भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। AF का मतलब होता है फुली इरेन उष्णकटिबंधीय वर्ष भर वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें 6 सबसे शुष्कतम महीने के अंदर भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो देखो अगला दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व का भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश नहीं है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु अपन देखा कि 30 से लगा करके 45 डिग्री महाद्वीपों के पश्चिमी जो क्षेत्र है, तो 30 से लगा करके 45 डिग्री महाद्वीपों का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो ये भूमध्य सागर के आसपास ये क्षेत्र है। दूसरा पाई जाती है कैलिफोर्निया के आसपास। तीसरा मध्य चिली के अंदर। चौथा अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तट और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी तट। यहाँ पर सभी जगहों पर विश्व के अंदर 5 जो मुख्य क्षेत्र हैं भूमध्य सागरीय जलवायु के। तो देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, तो पूर्वी जो यूरोप है, पूर्वी यूरोप के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोप। याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। कॉलेज लेक्चर में पिछली बार 3 सवाल इसी से ही पूछ लिए कि यहाँ पर मध्य चिली में कौन सी पाई जाती है। जैसे मध्य चिली के अंदर मैकेरल पाई जाती है, कैलिफोर्निया के अंदर चैपेरल है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर फाइन बॉस या फेम्बिस जो जलवायु है, फेम्बिस वनस्पति वो पाई जाती है। तो यहाँ पर याद रखना है चैपेरल झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं मैकेरल। तो याद रखना है कौन सी, कैलिफोर्निया चैपेरल और चिली के अंदर मैकेरल, अफ्रीका के अंदर फाइनबोस या फेम्बिस और ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण जो 1948 में उन्होंने दिया था उसका आधार क्या था, किस आधार पे दिया गया था। कोपेन ने तो अपन देख लिया, कोपेन ने वार्षिक वर्षा और वार्षिक तापमान के आधार पर वर्गीकरण किया था। थॉर्नवेट ने दो बार जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। देखो ये थॉर्नवेट की बात करें तो थॉर्नवेट है ये यूएसए के, थॉर्नवेट कहाँ के हैं, यूएसए के। थॉर्नवेट ने सबसे पहले 1931 के अंदर उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 1931 में केवल उत्तरी अमेरिका का, फिर उन्होंने पूरे विश्व का 1933 में संपूर्ण विश्व का, और इसके अंदर 1948 में खुद ने करेक्शन किया था। तो
तो संशोधन किया था वो 1900, संशोधन कब किया? 1948 में किया था। तो 1948 के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? 1948 में उन्होंने जो संशोधन किया उनमें उन्होंने क्या माना? संभाव्य वाष्प उत्सर्जन, संभाव्य वाष्पन एवं वाष्प उत्सर्जन के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया था। इसमें दो आधार थे मुख्य रूप से, संभाव्य, पहला था संभाव्य वाष्पन वाष्प उत्सर्जन, दूसरा है वर्षा की मात्रा के आधार पर। तो इनमें एक ही पूछा है तो इसलिए हम इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा संभाव्य वाष्प उत्सर्जन के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यह 1948 वाला वर्गीकरण था। और 1933 में जो वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है उसका जो मुख्य जो आधार क्या था? ताप प्रभाविता, ताप या तापमान प्रभाविता, और दूसरा था वर्षण प्रभाविता, वर्षण प्रभाविता। इन दो आधार पर वर्गीकरण किया था। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभाविता सूचकांक क्या है? जो मैंने बताया कि 1933 में जो जलवायु वर्गीकरण दिया हुआ है उसमें वर्षण प्रभाविता तापमान प्रभाविता के आधार पर किया हुआ है। तो वर्षण प्रभाविता सूचकांक का मतलब क्या हुआ कि वर्षण प्रभाविता का मतलब कोपेन ये मानते हैं कि वर्षण प्रभाविता से जो तात्पर्य है वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति के विकास और वृद्धि के लिए उपलब्ध होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्षण प्रभाविता कहते हैं, क्योंकि वाष्पन के अंदर भी जो खर्च हो रही है उसको जो कि वनस्पति के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए उस वर्षा को शामिल नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने केवल और केवल वर्षण प्रभाविता के अंदर केवल वर्षा की वह मात्रा जो केवल और केवल वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए उपलब्ध है उस पर शामिल किया हुआ है। तो वर्षण प्रभाविता के आधार पर उन्होंने 5 आर्द्रता प्रदेश का वर्गीकरण किया है। वर्षण प्रभाविता के आधार पर 5 आर्द्रता प्रदेश का वर्गीकरण किया है। अब वर्षण प्रभाविता के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या है? वर्षण प्रभाविता प्रिसिपिटेशन एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस रेशियो इजिकल टू होता है, हमें याद रखना है, पीई रेशियो बराबर क्या होता है? 11.5 R/T-10 और 10/9 इसकी घात हो जाएगी, जिसमें R का मतलब होता है वर्षा। वर्षा कैसी? मासिक, मासिक वर्षा। और वर्ष याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मासिक वर्षा किसमें? ये फ़ारेनहाइट में बताते हैं। और T का मतलब है तापमान, मासिक तापमान है, सॉरी वर्षा मैंने भूल से कह दिया, वर्षा है वो इंच में है। वर्षा किसमें? इंच के अंदर। और जो तापमान है उसको उन्होंने फ़ारेनहाइट में बताते हैं। तो वर्षा तापमान फ़ारेनहाइट में और वर्षा इंच में, दोनों ही कैसी है? मासिक है। दूसरा, तो ये फॉर्मूले के आधार पर 5 आर्द्रता प्रदेश बनते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि यदि पीई रेशियो का मान 127 से अधिक, दूसरा 64 से लगा करके 127 के बीच, तीसरा 32 से लगा करके 63, चौथा 16 से लगा करके 31 और पांचवा है 16 से कम। अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र, अर्ध शुष्क और शुष्क। तो हमें पूछा है कि शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभाविता सूचकांक का मान क्या होगा? तो शुष्क के लिए होगा <16। ठीक है, तो कोई सा भी इसमें से पूछा जा सकता है, हमें याद रखना है। इसमें से इतने ही क्वेश्चन बने जा सकते हैं कि भाई थॉर्नवेट ने कब दिया, तो मैंने बता दिया 1931,
फिर 33 विश्व का 1948 में करेक्शन किया। 33 में किस आधार पर दिया, वर्षण प्रभाविता तथा ताप प्रभाविता आधार पर। तो वर्षण प्रभाविता का रेशियो क्या है, वर्षण प्रभाविता आधार पर इन्होंने 5 भाग बांटे, ये 500 में यही है, इतने ही बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 45 डिग्री से लगा करके 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है वो कौन सा है, कोपेन के अनुसार कौन सा है। तो 45 डिग्री से लगा करके 65 डिग्री और महाद्वीपों के पूर्वी भाग, इसने कहा है महाद्वीपों के पूर्वी भाग के अंदर सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पाई जाएगी। याद रखना है, पूर्वी भाग के अंदर सेंट लॉरेंस तुल्य और पश्चिमी भाग के अंदर पश्चिमी यूरोप तुल्य। ये पश्चिमी भाग के अंदर और पूर्वी भाग के अंदर सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पाई जाएगी और मध्य भाग के अंदर साइबेरियन तुल्य। देखो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताया हुआ है, इसमें सभी प्रकार की बताई हुई है कि 45 डिग्री से लगा के 65 डिग्री पश्चिम भाग के अंदर ब्रिटिश तुल्य और पूर्वी भाग के अंदर सेंट लॉरेंस तुल्य और मध्य भाग के अंदर साइबेरिया तुल्य। तो उस डायग्राम को याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन है, शुष्क ग्रीष्मकाल एवं वर्षा युक्त शीतकाल। वर्षा युक्त जो शीतकाल है वो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है। और भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ से कहाँ तक है, 30 से लगा करके 45 डिग्री और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और इसलिए ग्रीष्मकाल इसमें शुष्क रहता है और शीतकाल में जो वर्षा होती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है खेती, यहाँ पर जो खेती की जाती है वो अंगूरों की या खट्टे फलों के जो मुख्य रूप से खेती इस स्थान पर की जाती है। तो इस प्रकार से जो सभी क्वेश्चन थे वो आज हमने 50 के 50 क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी के संबंधित जो अभी तक 71 क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर बताएं ताकि यही हमारा मोटिवेशन होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।